हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। क्लास 12th का झारखंड एकेडमिक काउंसिल का मॉडल पेपर रिलीज हो गया है और आप में से कई स्टूडेंट परेशान होंगे इस बात को लेकर के कि इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन एक ही जगह पे मिलेगा जहाँ पे है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर झारखंड एकेडमिक काउंसिल एग्जामिनेशन, यानी कि BSL एकेडमी। तो BSL एकेडमी पे जैसा कि आपको पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मॉडल पेपर क्वेश्चन जो कि आज ही रिलीज हुआ है, इसके पूरे सॉल्यूशन का डिस्कशन। इसमें पूरे प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हर एक क्वेश्चन को एकदम प्रॉपर क्लैरिटी के साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का भी सॉल्यूशन इसी तरीके से दिया जाए तो आप इस यूट्यूब चैनल का जो लिंक है उसको शेयर करिए अपने मैक्सिमम ग्रुप्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी हैं आप वहाँ पे शेयर करिए, जिससे कि ये BSL एकेडमी जो फैमिली है ग्रो करे, हमें कॉन्फिडेंस आए और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लेकर के आ पाएँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि विद्युत की तीव्रता के लिए इकाई है, इंग्लिश में कहें तो द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है E इक्वल टू होता है F/Q। E इक्वल टू क्या होता है F/Q, फोर्स बाई चार्ज। अब फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम होना चाहिए आपका यहाँ पर SI यूनिट, न्यूटन पर कूलम जो होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए एक SI यूनिट। एक तो ये भी बात है। दूसरी बात कि E इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और डिस्टेंस के टर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के टर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं E इक्वल टू V/D। और V/D अगर हम लोग यूज करें तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो वोल्ट पर मीटर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि न्यूटन पर कूलम अगर क्वेश्चन में ऑप्शन होता तो वो भी आंसर करेक्ट होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज भी होता है। तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर न्यूटन पर कूलम है ही नहीं, इस वजह से वोल्ट पर मीटर जो कि एक करेक्ट आंसर है वो भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल इज, क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल वो क्या होता है? 0 होता है। और ये क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता होगा वो कांस्टेंट होता होगा। E इक्वल टू V/D, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तभी तो 0। इस वजह से पोटेंशियल जो हो रहा होगा वो कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। यहाँ पे भी ऑप्शन के अगर बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का भी वो करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर में एक आवेशित कण का अपवाह वेग 8.4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड है। कण की गतिशीलता का मान है। इंग्लिश में अगर कहें, अ चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8.4 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.1 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर, इट्स मोबिलिटी इज। सी द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड drift velocity and electric field is given as Vd equal to mu into E। पेन और पेपर साथ में रखिए। Vd equal to mu into E। तो अगर मुझे म्यू का वैल्यू निकालना है तो आई विल हैव टू डिवाइड Vd बाई E। मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 8.4 इंटू 10⁻⁻4 को 2.1 इंटू 10⁻⁻10 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे मिलेगा 4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। इसका मतलब हमारा ऑप्शन फिर से यहाँ पर बी ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी जो आंसर होगा वो बी ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
किरचॉफ्स लूप रूल इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल यानी कि किरचॉफ्स का दो रूल है। देखिए किरचॉफ्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया तो कैसे आएगा वो भी बताता हूँ, और अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे आएगा वो भी बताता हूँ। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया तो सबसे पहली बात ये, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया कि किरचॉफ्स लूप रूल इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस, तो सबसे पहले तो यही पूछ दिया जाए कि किरचॉफ्स लूप रूल बोलते किसको है, फर्स्ट लॉ को कि सेकंड लॉ को, तो सेकंड लॉ को। किरचॉफ्स लूप रूल और किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अलग नहीं है, सेम है। किरचॉफ्स करंट रूल और किरचॉफ्स पॉइंट रूल जो रहेगा वो भी सेम रहेगा। इसका मतलब इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। दूसरा बात, किरचॉफ्स लूप रूल इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ, यानी कि जो वोल्टेज लॉ है KVL वो डायरेक्ट कंसिक्वेंस है, तो किसका है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सुनना ध्यान से, यहीं पे अगर KCL पूछा जाता कि KCL इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो वहाँ पे बोलते हैं आप चार्ज। किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो चार्ज का कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किरचॉफ्स पोटेंशियल लॉ जिसको कि आप किरचॉफ्स लूप रूल कह रहे हैं वो एनर्जी पे के कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो KCL और KVL का स्टेटमेंट आता, तो KCL का स्टेटमेंट लिखना है, उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देना है वहाँ पर, KVL भी रहेगा, सेम बात होगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में दिखता है, आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। किसी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो J इक्वल टू जो होता है सिग्मा ई, J इक्वल टू सिग्मा ई करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, C नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन बाय। देखिए ये सब जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी टाइप से है, मतलब अगर आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन पता है तो आप आराम से बना सकते हैं। अगर कोई 12th का फिजिक्स का स्टूडेंट है तो एम्पियर सर्किटल लॉ तो कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। तो B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है, डायरेक्टली टिक मारिए आगे बढ़िए। 6 का क्वेश्चन नंबर का बी हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर पे आते हैं। A proton enters a uniform magnetic field of 10 Tesla with velocity 2 into 10 to the power 7 meter per second at right angles to the electric field. The magnetic force acting on the proton is C. जो फोर्स होता है, अगर एक चार्ज है, कुछ वेलोसिटी है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड है में मूव कर रहा है, तो फोर्स जो एक्सप्रेस किया जाता है वो क्यू भी क्रॉस बी, क्यू भी क्रॉस बी यानी कि क्यू भी बी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो साइन 90 यानी कि 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, क्यू वी और बी का प्रोडक्ट। क्यू वी और बी को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 1.6 इंटू 2 कितना हो गया 3.2, 10 टू द पावर माइनस 19 और 10 टू द पावर 7 कितना हो गया -12, और एक और 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो -11 हुआ कि नहीं हुआ। तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ये पूछा गया है कि किसी धारा अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। इंग्लिश में कहें तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द करंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। सिंपल बायट सावर्ट लॉ, सिंपल बायट सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट याद रखिए, dB इक्वल टू म्यू आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, या म्यू आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आप क्या समझ सकते हैं कि आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो देखिए इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, गलती कर लीजिएगा। अगर पूछ दिया जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू तो आपको आर स्क्वायर लिखना था, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है हेनरी होता है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस का भी अगर पूछा जाए तो भी हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी पूछा जाए तो भी हेनरी, और नॉर्मल अगर इंडक्टेंस पूछा जाए तो भी हेनरी होगा। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो इंडक्टेंस होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि या तो आपको याद हो या आप निकाल सकें, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि जैक 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर रिस्पेक्टिवली N1 एंड N2, देन देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर या ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर जिसे कि आप हिंदी में कहते हैं, उसमें होता क्या है कि सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज होता है वो प्राइमरी के वोल्टेज से ज़्यादा होता है। वोल्टेज है डायरेक्टली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न पे, यानी कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा होगा प्राइमरी के रिस्पेक्ट में। करेंट का अगर बात किया जाए, ध्यान रखना, करेंट का अगर बात किया जाए तो प्राइमरी में करेंट जो होता है ज़्यादा होता है सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में, जब हम लोग स्टेप अप के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर करता हूँ, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी साइड वोल्टेज ज़्यादा होगा प्राइमरी के रिस्पेक्ट में, एक बात। सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा प्राइमरी के रिस्पेक्ट में, दूसरी बात। और तीसरी बात कि करंट जो होगा सेकेंडरी में कम होगा प्राइमरी के रिस्पेक्ट में, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ट्रांसफॉर्मर ही है इस बार आपके सिलेबस में, तो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए कैसे हो सकता है, और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, इसके लिए आप रेडी रहिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन नंबर, तारों का टिमटिमाना निम्न में से किसके कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना जो है ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से समझिएगा। अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 8 डिग्री प्रोड्यूसेस अ डेविएशन ऑफ 4 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज। हिंदी मीडियम वाले लोग, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या डिस्कशन हो रहा है, बस आप उसको हिंदी में समझिएगा। देखिए, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म इज गिवन बाय डी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में होगा, डी डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। सुनना ध्यान से, डेल इक्वल टू क्या बताया? म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर हम म्यू माइनस 1 को लिखना चाहते हैं तो डेल बाई ए लिख सकते हैं, और देखिए डेल जो है 4 है, ए 8 है, तो 4/8 यानी कि 1/2 इक्वल टू म्यू माइनस 1 आ गया। तो म्यू माइनस 1 इक्वल टू अगर 1/2 आया है तो म्यू इक्वल टू 1 प्लस 1/2, यानी कि 1 प्लस 0.5 बोले तो 1.5, और 1.5 किस ऑप्शन में है? 1.5 ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा करेक्ट? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू लाइट सोर्स आर कोहेरेंट व्हेन दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ, दो प्रकाश स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि उनसे उत्पन्न तरंगों का वेवलेंथ और समान हो, वेवलेंथ इक्वल हो, एंड कांस्टेंट हो फेज डिफरेंस उनका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तब जाकर के हम उनको कोहेरेंट कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स जब आप पढ़िएगा तो ये डेफिनेशन सब लोग को पता होता है, जो एक बार इंट्रोडक्शन के तौर पे भी पढ़ा है उसको पता होता है, तो ये बड़ा बात ही नहीं है। अगर आपका सिलेबस रेडी हो चुका है तो आपसे आसानी से ये सब क्वेश्चन बनता होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये जो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स वेव को अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट या प्रकाश का ध्रुवण जो है वो ये दिखाता है कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज। तो देखिए, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जितना भी एनर्जी आता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एच न्यू, और एच न्यू दो चीज़ों में चला जाता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी को बनाने में, और दूसरा जो होता है वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन यानी कि क्या हो गया? वर्क फंक्शन मतलब हो गया कितना एनर्जी हम दें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में कुछ एनर्जी जाता है और कुछ एनर्जी जाता है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में, यानी कि एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? के मैक्स प्लस फाई नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट चॉइस। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बैक्वेरल इज इक्विवेलेंट टू, इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
और इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, उससे पहले इसका आंसर। तो ये जो 1 बैक्वेरल है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को बोलते हैं, या 1 डीके पर सेकेंड को बोलते हैं हम लोग 1 बैक्वेरल। याद रखिएगा, 1 बैक्वेरल जो होता है वो होता है 1 डीके पर सेकेंड। अगर यहीं पे पूछा जाता 1 क्यूरी, नोट कर लीजिएगा 1 क्यूरी, तो 1 क्यूरी किसको बोलते हैं? 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को, या 3.7 इंटू 10 डीके पर सेकेंड को अपन बोलेंगे 1 क्यूरी। ये बात भी आपको नोट कर लेना चाहिए, बैक्वेरल पूछा जाए, क्यूरी पूछा जाए, आप रेडी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If decay constant of a radioactive substance is 5.3 into 10 to the power minus 3 per year, then its half life period is। देखिए, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। n होता है अभी का कंसेंट्रेशन जो मुझे निकालना है, एन नॉट होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन, लैम्डा होता है कांस्टेंट, और टी होता है टाइम पीरियड, ई है एक्सपोनेंट जिसका पावर रेज्ड होता है ये सब। यानी कि अगर मुझे ये चाहिए कि कितने देर में हाफ हो जाएगा, तो मुझे अभी जो निकालना है, यानी कि n के जगह पे इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ रखना पड़ेगा, यानी कि n के जगह पे n नॉट बाई 2 रखना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी है, तो n के जगह पे रख लेना n नॉट बाई 2, और n नॉट रह जाएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा की जगह वैल्यू पुट करना। t का वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 130.8 वर्ष, 130.8 वर्ष। समझ गए? कौन सा ऑप्शन? बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट चॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन में 931 दिया है, कंप्रोमाइज करिए, करेक्ट मारिए उसी को, तो 18 का हो जाएगा बी। एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा करेक्ट होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज। देखिए, अगर आपको पी टाइप बनाना है तो आप क्या करते हैं? डोपेंट एटम कौन सा डालते हैं? ग्रुप 13 एलिमेंट। समझ गए? यानी कि ट्राईवैलेंट। लेकिन अगर आपको एन टाइप बनाना है तो आप क्या डालते हैं? पेंटावैलेंट। समझ गए? पेंटावैलेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 19 जो है उसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा, चॉइस नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, तो 19 का ए को करेक्ट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। निम्न में से कौन सार्वत्रिक तर्क द्वार है? विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट? देखिए, नैंड एंड नोर गेट को कहा जाता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में एक गेट है, कौन सा? नैंड। तो हमारा नैंड होगा, लेकिन नोर भी एक करेक्ट चॉइस हो सकता था यहाँ पर, क्योंकि वो भी एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट ही है। तो इस तरीके से हमने 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया कवर। अब बढ़ते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर, देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन में पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, लिखा इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल इन फ्री स्टेट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकता है? कम से कम तो होना चाहिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सबसे कम वैल्यू हो सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि देखिए in spite of the fact कि it has both magnitude as well as direction, तभी भी ये जो है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, स्पेशल लॉ को फॉलो करता है, फेजर लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इस वजह से वेक्टर नहीं है। क्या है ये? स्केलर। तो क्या लिखेंगे आप? स्केलर क्वांटिटी। थर्ड, 23rd, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, वही जिसकी कंपनी ने अभी दुनिया में तहलका मचा दिया है, वही जो अभी सबसे अमीर आदमी है, किसका? टेस्ला। ठीक है, एलोन मस्क की कंपनी। तो ऐसा यूनिट हो जाता है टेस्ला। किसका? यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि टेस्ला हो जाएगा उसका ऐसा यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज एनर्सिया ऑफ। सेल्फ इंडक्शन को हम लोग बोलते हैं एनर्सिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा, एनर्सिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कितना होता है?
1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो यहीं से समझ में आ गया कि वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो क्या बोलेंगे उसको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि एट ब्लैंक टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर, 0 केल्विन होगा करेक्ट चॉइस। तो 0 केल्विन पे टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो एक परफेक्ट इंसुलेटर तरीके से एक्ट करने लगता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने कवर कर लिया आज टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस वो सारे क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं, मतलब मॉडल पेपर में जो दिए गए हैं 27 क्वेश्चन, एक मार्क के 27 नंबर के क्वेश्चन आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। इन सारे क्वेश्चन से आपको क्या आइडिया लगाना चाहिए, इन सारे क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगाना चाहिए कि सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का डिफिकल्टी समझिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ओवरऑल तरीके से सिलेबस को कवर कर लेना है, बेसिक चीज़ों को याद रखना है। ठीक, तो कैसा लगा ये हमारा प्रयास ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का और भी सब्जेक्ट का इसी तरीके का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाए तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उन सारी चीज़ों को एज सून एज पॉसिबल आपके लिए ले करके आएँ। क्लियर। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो हमको भी आपकी ज़रूरत है। आप जितना पॉसिबल हो सके चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए, आपको किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं होने दिया जाएगा। क्लियर। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना अच्छा अच्छा कमेंट करने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करके हमें इतना मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।